नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग जाति व्यवस्था के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं जाति व्यवस्था का अर्थ। अंग्रेजी में जाति के लिए कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अभिप्राय प्रजाति, नस्ल से अर्थात जन्मगत आधार से है। जाति व्यवस्था के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए जाति व्यवस्था की परिभाषाओं को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं जाति व्यवस्था की परिभाषा। जाति परिभाषा नंबर 1 मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कह सकते हैं। इस प्रकार परिभाषा में जाति को वंशानुक्रम विशेषता माना गया है। मार्टिनडेल और मोनाक्सी के अनुसार जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनके कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों का जादू और धर्म दोनों से समर्पित तथा स्वीकृत भाग जन्म से निश्चित होता है। केतकर के अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। उक्त परिभाषाओं के आधार पर जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो चलिए जानते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जाति व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जाति जन्म से आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसकी जाति का सदस्य माना जाता है। दूसरा, जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जजमानी व्यवस्था रही है। जजमानी व्यवस्था में जातिगत पेशे के आधार पर परस्पर निर्भरता की स्थिति सामाजिक संगठन का आधार थी, लेकिन आज आधुनिकता के चलते, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के चलते अब जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय बहुत कम रह गया है। तीसरा, जाति अस्थायी होती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जाति हमेशा के लिए अस्थायी होती है। उसे कोई छुड़ा नहीं सकता या बदल नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी अन्य साधन से कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन उसकी जाति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। चौथा, ऊंच नीच की भावना। हालांकि अब वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज में जाति के परंपरागत संस्तरण के आधारों में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी जाति ने समाज को विभिन्न उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति की सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहता है। पांचवा, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना।
जाति व्यवस्था में हालांकि दोष बहुत हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की अच्छी बात यह है अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सभी सदस्यों को पता होता है कि उनकी स्थिति क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। छठवां, विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। अपनी जाति से बाहर विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण के लड़के का विवाह ब्राह्मण की लड़की से ही होगा, किसी अन्य जाति से नहीं। सातवां, समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने संपूर्ण समाज का खंड खंड में विभाजन कर रखा है। समाज का विभाजन होना देश की एकता के लिए सही नहीं है। भारत में एक जटिल जाति व्यवस्था ने जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। जाति में एक वंशानुगत समूह होता है जो अपने सामाजिक स्थिति को परिभाषित करते हैं। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी यहाँ जाति पर आधारित सीमांकन आज भी होता है। हालांकि समय के अनुसार यह सब बदल रहा है। शहरी इलाकों में यह सब अलग नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जातियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी जाति आधारित अंतर एक हिंसक मोड़ ले लेता है और जातियों के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच हिंसक झड़पों का कारण भी बनता है। इसके अलावा भारत विरोधी सामाजिक तत्व अपने निहित स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए जाति व्यवस्था का उपयोग करते हैं। इसके पहले भारत में हर एक व्यक्ति की जाति अपने व्यवसाय से परिभाषित की जाती थी और व्यक्ति की मृत्यु तक उसे उसी व्यवसाय में रहना होता था। उच्च जाति के लोगों को किसी अन्य जाति के लोगों से आपस में मिलने और शादी करने की अनुमति नहीं मिलती थी। इस प्रकार भारत में जातियां वास्तव में समाज को अलग कर रही थी। आमतौर पर जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से जुड़ी होती हैं। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ग थे जिन्हें वर्ण कहा जाता था। वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। अधिकांशतः इतिहासकार आज भी मानते हैं कि आज की जाति व्यवस्था इन वर्णों पर ही आधारित है। इसके अलावा यहाँ 5वीं श्रेणी भी मौजूद थी जो शूद्रों से भी कमज़ोर मानी जाती थी और वह अछूत या दलित होते थे। ये वे व्यक्ति हैं जो मलमूत्र या मृत पशुओं को निकालने का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने और एक ही जल स्रोत से पानी पीने की आदि की अनुमति नहीं होती थी। छुआछूत भेदभाव का सबसे सामान्य रूप है जो कि भारत जाति व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन कब और कितनी जातियां भारत में उत्पन्न हुई यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत आगे रखे गए हैं, लेकिन अब इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।